डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक्स रहेगा संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड, संस्कृत व्याकरण से संबंधित। तो चलिए इस यात्रा को प्रारंभ करने के पहले मैं पुनः आपसे यह निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल की सदस्यता जरूर ही ग्रहण करें। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, निर्जोड़ अनम, निर्जोड़ अनम से कौन सा शब्द बनेगा? निर्जोड़ अनम, ने जोड़ अनम, तो इसमें छिपा हुआ है आपका ए, इसमें है ओ, तो दोनों मिलकर यो बनता है। निर्जोड़ अनम बराबर नयनम, बराबर होता है नयनम। निर्जोड़ अनम बराबर आपका होगा नयनम। अगर आपसे ये पूछा जाए कि नयनम में कौन सी संधि है, निर्जोड़ अनम बनेगा नयनम, क्योंकि इसमें नौ जोड़ ए है, इसमें ओ है, तो ए और ओ मिलकर यो बनता है। अब हमारा प्रश्न है कि इसमें कौन सी संधि है? यह आपका स्वर हुआ और यह भी आपका स्वर हुआ, तो आप लिखेंगे स्वर संधि, आप लिखेंगे स्वर संधि है इसमें। तो इस प्रकार इस तरह से प्रश्न कुछ भी पूछे जा सकते हैं। नयनम पवनम लंबोदर दिगंबर श्वेतांबर पावकः, ऐसे संधि विच्छेद का आपको तो प्रयास भी करना होगा, और इसके जो संधि के भेद हैं उसके नियम को भी आपको संक्षिप्त में जानना आवश्यक हो जाएगा। हम संक्षिप्त में जानेंगे, या तो इस संदर्भ में संधि विच्छेद का हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बिना अभ्यास किए कुछ भी संभव नहीं है। जब आप अभ्यास करेंगे तभी ये संभव है। अब देखिए, पवन का संधि विच्छेद करें तो पवन का संधि विच्छेद पो जोड़ अन, पो जोड़ अन, यहां पर ओ है, यहां पर ओ है, ओ और ओ तो बनेगा वो, यानी कहने का मतलब ओ का प्लस ओ बराबर बनेगा वो। तो पवन का सही संधि विच्छेद पो जोड़ अन, पवन का सही संधि विच्छेद पो जोड़ अन। अब इसमें कौन सी संधि है भाई? यह भी आपका स्वर है और यह भी आपका स्वर है, तो स्वर प्लस स्वर बराबर आपका होगा स्वर संधि, स्वर प्लस स्वर बराबर आपका होगा स्वर संधि होगा। अब हमारा प्रश्न है, स्वागतम में किन किन वर्णों की संधि हुई है? इस आधार पर बहुत तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, और इसके लिए अभ्यास तो खैर मस्ट है। विभिन्न शब्दों में शब्दों को लिखकर उसका विच्छेद करके और उसके वर्णों की पहचान करना है, इनमें किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो पहले आप स्वागतम लिखिए, पहले आप स्वागतम लिखिए, इसका संधि विच्छेद कीजिए, इसका संधि विच्छेद करेंगे सु जोड़ आगतम, इसका संधि विच्छेद करेंगे सु जोड़ आगतम। सु में वो है और यहां पर आ है। स्वागतम में उ और आ वर्णों की संधि हुई है। स्वागतम में
उ और आ, स्वागतम में उ और आ वर्णों की संधि हुई है। केवल स्वागतम का ही अभ्यास करने से नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस करना होगा और किन किन वर्णों की संधि हुई है उसके गंभीरता से देखना होगा, उसके पहचान को ख्याल रखना होगा। जब तक हम लोग संधि के भेद को संक्षिप्त में उसके विवरण को नहीं पढ़ लेते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको हमेशा संशय बना रहेगा। अब आगे देखिए, आगे हमारा प्रश्न है कर्मणि विरह से समस्त पद बनावे। कर्मणि विरह का समस्त पद बनावे। तो पद क्या होता है, समासिक पद क्या होता है? समासिक पद अपने विभक्ति चिन्ह को लोप कर देते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद मिल जाते हैं, उसी को कहते हैं समस्त पद, उसी को कहते हैं समासिक पद। दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह को लोप करके जिस पद समूह को बनाते हैं, उस पद समूह को हम लोग समास कहते हैं। जैसे यहां पर है कर्मणि वीरः, कहने का मतलब कर्म में वीर, तो इसका समासिक पद होगा कर्मवीर, कर्मवीरः। परीक्षा में देगा कि कर्मवीरः का विग्रह करें, कर्मवीरः का विग्रह करें, तो कर्मणि वीरः, कर्म में वीर, सप्तमी तत्पुरुष, कर्मणि वीरः, कर्म में वीर, बाणे निपुणः, बाण में निपुण। तो कभी काल परीक्षा में विग्रह करने के लिए देता है, कभी काल संधि करने के लिए देता है, कभी काल समस्त पद बनाने के लिए देता है, और कभी काल इस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित विकल्पों में बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन है? निम्नलिखित विकल्पों में अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन है? निम्नलिखित विकल्पों में द्वितीय तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है? अब देखिए, पुरुष सिंह का विग्रह क्या होगा? पुरुष सिंह का विग्रह क्या होगा? पुरुष सिंह का विग्रह क्या होगा? पुरुष के सिंह के समान वीर, सिंह के समान वीर, इसका आपका सही विग्रह क्या होगा? पुरुष एव सिंह, पुरुष एव सिंह, पुरुष एव सिंह, सिंह के समान, सिंह से तुलना पुरुष की गई है, पुरुष सिंह। तो पुरुष सिंह का विग्रह क्या होगा? सिंह की तरह पुरुष, सिंह की तरह बलवान पुरुष, ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों में अंतर होता है। बहुव्रीहि में न तो पूर्व पद की प्रधानता होती है, न उत्तर पद के, बल्कि किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे चंद्रशेखर, जस्य शेखरे चंद्र, न तो चंद्र की प्रधानता है, न शेखर की प्रधानता है। इसमें शंकर जो हैं उनके सिर पर चंद्रमा है। जस्य शेखरे चंद्र सह चंद्रशेखर, ये आपका हुआ बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण दे।
आपको विकल्प में इस प्रकार से रहेगा कि निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास कौन है। निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास कौन सा है। श्वेतम अम्बरम जस्य सा, जिसमें न तो पूर्व पद की प्रधानता होती है न उत्तर पद की प्रधानता होती है। श्वेतांबर, श्वेत हो गया पूर्व पद, अंबर हो गया उत्तर पद। न श्वेत की प्रधानता है न अंबर की प्रधानता। अंबर माने वस्त्र, श्वेत माने उजला। श्वेतम अम्बरम जस्य सा माने सरस्वती। सा जो है स्त्रीलिंग शब्द है तो वह सरस्वती का बोध होता है। तो जिस समास में दोनों न तो पूर्व पद की प्रधानता होती है और न उत्तर पद की प्रधानता होती है, बल्कि किसी अन्य तीसरे पद की प्रधानता होती है, हमेशा उसको आपको दिमाग में रखना होगा। उसे हम लोग कहते हैं बहुव्रीहि समास। अब देखिए 9 नंबर का है मृगः सिंहात बिभेति। सिंहात में किस सूत्र के आधार पर पंचमी विभक्ति हुई है। हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं, भीत्रा अर्थानाम भय हेतु। भीत्रा अर्थानाम भय हेतु। भी अर्थानाम भय हेतु। भी और त्रा धातु के योग में पंचमी विभक्ति होती है, जिससे डरा जाए और जिसके द्वारा आपकी रक्षा हो। जिससे डरा जाए और जिससे आपकी रक्षा हो। जिससे डरा जाए और जिससे आपकी रक्षा हो, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो कह रहा है मृग सिंह से डरता है। मृग सिंह से डरता है। मृगा सिंहात बिभेति। सिंहात में पंचमी विभक्ति है, लेकिन सिंहात में जो पंचमी विभक्ति है यह किस सूत्र पर आधारित है। सिंहात में जो पंचमी विभक्ति है वह किस सूत्र पर आधारित है। तो सूत्र हमारा है भीत्रा अर्थानाम भय हेतु। भीत्रा अर्थानाम भय हेतु। आपको ऑप्शन, सारे प्रश्न के ऑप्शन रहेंगे, लेकिन आपको तो जानकारी रखना होगा, तभी आपका विकल्प सही होगा। सारे प्रश्न के जो आंसर होंगे उसके ऑप्शन विकल्प रहेंगे, लेकिन बिना जानकारी रखे आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। तो मृगः सिंहात बिभेति, सिंहात में किस सूत्र के आधार पर पंचमी विभक्ति हुई है। तो लिखेंगे भी त्रा अर्थानाम भय हेतु। 4 ऑप्शन रहेगा, या ऑप्शन नहीं भी रह सकता है। अब अगला प्रश्न हमारा है रुच्य अर्थानाम प्रियमान का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है। मैंने यहां पर शॉर्ट में लिख दिया है, विकल्प को नहीं दिया है। रुच्य अर्थानाम प्रियमान सूत्र का एक उदाहरण दें। तो आप जब तक सूत्र की व्याख्या को नहीं समझते हैं तब तक फिर कोई उपाय है नहीं। रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे मुझे मिठाई अच्छी लगती है, मह्यम मिष्ठानम रोचते। मह्यम मिष्ठानम रोचते। रोचते जो अपने रुचि को व्यक्त करता है, जो अपने रुचि को व्यक्त करता है, जो अपने गंभीर इच्छा को आवश्यकता में बदलता है। चाहना अलग हो गया। अहम मिष्ठानम स्पृहामि। अहम मिष्ठानम स्पृहामि, मैं मिठाई चाहता हूं, अलग हो गया वो। और मुझे मिठाई अच्छी लगती है,
मह्यम मिष्ठान्नम रोचते। सोहन पुस्तक चाहता है, सोहन पुस्तकम स्पृहति। सोहन को पुस्तक अच्छी लगती है, सोहनाय पुस्तकम रोचते। सोहनाय पुस्तकम रोचते, दोनों में अंतर है। एक समान इच्छा केवल चाह हो, लेकिन जो इच्छा अति आवश्यक रुचि में पूर्णतः एक ही विकल्प में उसकी इच्छा जब बदल जाती है, जैसे मुझे मिठाई अच्छी लगती है, मतलब उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, तो यहां पर प्रबलता दिखाया गया है, इसलिए इसमें मह्यम मिष्ठान्नम रोचते। अगर मुझे पुस्तक अच्छी लगती है, मुझे पुस्तक, हम पुस्तक चाहते हैं या मैं पुस्तक चाहता हूं, तब पुस्तक में लगेगा चतुर्थी। अहम पुस्तकाय स्पृहामि, अहम पुस्तकाय स्पृहामि। लेकिन जब कर्ता को अपनी प्रबल रुचि को दिखा रहा है, तब कर्ता में लगेगा। सोहन को मिठाई अच्छी लगती है, सोहनाय मिष्ठान्नम रोचते। सोहन को किताब या मिठाई चाहता है, सोहन मिठाई चाहता है, सोहनम मिष्ठनाय स्पृहति। तो दोनों में अंतर हो जाता है। अब हमारा प्रश्न है, मोहना डैश व्याकरणम और पठक, आपके ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। तो हम लोग पढ़े हैं, काल ध्वनोर संयोगे द्वितीया। कालवाची और मार्गवाची शब्दों के योग में काल ध्वनोर संयोगे द्वितीया, संयोगे द्वितीया। कालवाची और मार्गवाची शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। कालवाची और मार्गवाची शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। मोहन व्याकरण पढ़ा है, लेकिन समय अंतराल को वह महीने में दिखा रहा है, समय अंतराल को मास में दिखा रहा है। तो जो समय अंतराल को जो इंडिकेट कर रहा है, संबोधित कर रहा है, उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे मोहना मासम, जो विकल्प हमारा है उसमें मासम होगा। मासम व्याकरणम अपठत, मोहन एक महीने में व्याकरण पढ़ लिया। जैसे कोस भर नदी टेढ़ी मेढ़ी है, कोस भर नदी टेढ़ी मेढ़ी है, टेढ़ी मेढ़ी है। यहां देखिए, जो दूरी को दिखाया गया है कोस भर में दिखाया गया है, ये मार्गवाचक है और ये कालवाचक है। ये आपका कालवाचक है, ये मार्गवाचक है। तो कालवाचक और मार्गवाचक दोनों शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। तो कोस में लगेगा द्वितीया विभक्ति, आपका होगा क्रोशम। क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम कुटिला नदी। कोस भर नदी टेढ़ी मेढ़ी है। तो इस प्रकार से जो आज का टॉपिक्स रहा, 11 क्वेश्चन, हम 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन मैंने समझाया। इसी प्रकार से आपको एक गंभीरता से, धैर्यपूर्वक आपको प्रयासरत रहना होगा। किसी भी विषय में अच्छा परफॉर्मेंस प्रदर्शन करने के लिए नियमित अध्ययन और नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो आज का हमारा ये जो संस्कृत व्याकरण जो विषय वस्तु था, अब वो आज समाप्ति के कगार पर है। मैं पुनः अंत में एक बार और निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण करें, और हर संभव मैं यह प्रयास करता रहूंगा कि कुछ न कुछ आप तक मौलिक संकल्पनाओं को पहुंचाते रहें।
थैंक यू वेरी मच।